हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार फिर से अपने स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको बायोलॉजी के आज बचे हुए जो समष्टि और जीव चैप्टर का ऋणात्मक अंतःक्रिया के अंतर्गत जो टॉपिक कल वीडियो मैंने ड्रॉप किया था, आज उसी को क्लियर करेंगे, जिसके अंतर्गत मैंने कल आपको कंपटीशन पढ़ाया, विरोधी पढ़ाया और इसी का जो शेष बचा हुआ दो पार्ट है, एक परजीविता है और एक एमेंसेलिज्म है। ठीक है, तो ये कल के वीडियो में ये दो मैंने क्लियर कराया और आज के इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, कि परजीविता क्या है, पैरासिटिज्म क्या है, व्हाट डू यू मीन अबाउट पैरासिटिज्म, व्हाट आर एग्जांपल ऑफ दिस पॉइंट, दैट सिंपल, क्या है ये परजीविता। तो बेटा वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और एक ही बार जब आप पढ़ोगे तो हमेशा के लिए दिमाग में परजीविता बैठ जाएगा, फिर आपको कहीं से भी कभी भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा कल का वीडियो हम रिपीट करते हैं, फटाफट रिपीट कर देते हैं कि ऋणात्मक अंतःक्रिया क्या है। तो मैंने कहा था कि जब समष्टि में दो या दो से अधिक सदस्य, ठीक है, भोजन के लिए, पानी के लिए या अन्य जो भी क्रियाओं के लिए आपस में प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है, तो उस प्रतिक्रिया में जब एक को लाभ होता है और दूसरे को लाभ ना हो करके हानि हो जाता है सीधा सीधा, तो उसे हम ऋणात्मक अंतःक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कंपटीशन मैंने आपको क्लियर किया, प्रतिस्पर्धा क्या है। तो जब सदस्यों के बीच भोजन के लिए, जल के लिए, खनिज के लिए आपस में एक दूसरे में प्रतिक्रिया होती है, इंटरेक्शन, उसी को कंपटीशन, स्पर्धा कहते हैं। यह दो प्रकार का है, अंतरजाति और अंतराजाति। मैंने कहा रटना नहीं है, अंतरजाति मतलब जब एक ही जात के दो या दो से अधिक जीव हों, उनमें जब भोजन पानी अन्न के लिए कंपटीशन होता है तो उसे अंतरजातीय स्पर्धा कहते हैं। और जो दूसरा मैंने क्लियर किया था गाइज, अंतराजाति, अंतरा माने अंतर करके, यानी भिन्न जाति, जब भिन्न भिन्न जातियों के सदस्यों के बीच भोजन के लिए, पानी के लिए, खनिज के लिए, ठीक है, एक दूसरे में कंपटीशन होता है तो उसे हम अंतराजातीय कंपटीशन कहते हैं गाइज। ये क्लियर किया था। और वहीं पर एक इम्पॉर्टेंट रूल गाशे का नियम दिया था, जिसमें आपको बताया था कि गासे ने कहा कि जब सीमित संसाधन हो, एक ही संसाधन हो और दो लोग हों, ठीक है, उसे पाने के लिए कंपटीशन करें, तो ऐसी स्थिति में जो घटिया जाति होगा उसका विलोप हो जाता है और जो योग्य होगा उसकी उत्तरजीविता बनी रहेगी। तो ये गासे है का नियम था। ठीक है, तो उसी कंपटीशन के उसी के अंतर्गत अब हम चलते हैं आगे बढ़ने, जिसमें मैंने आपको एक और विरोधी को क्लियर किया। विरोधी क्या, ये भी बताया था कि जैसे जब कोई जीव, वो प्लांट हो या एनिमल हो, अपने ही उपापचय क्रिया द्वारा कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों का निर्माण करे जिसकी द्वारा कोई अन्य जीव उसके आसपास या उस पर या उसका भक्षण ना कर सके, उसे ना खा सके, तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, विरोधी कहते हैं। और एक एग्जाम्पल भी दिया, जैसे कैलोट्रोपस नामक एक खरपतवार था जो ग्लूकोसाइड नामक रासायनिक पदार्थ अपने शरीर में बनाता था, जिसके कारण अन्य जानवर उसे खाते नहीं थे, क्योंकि वो एक हृदय, ठीक है, डैमेज करने वाला पदार्थ है, इसलिए अन्य जानवर उसे खाते नहीं थे और वो सेफ रहता था। तो ये इतनी बातें हमने कल के वीडियो में क्लियर कराई थी। अब आज उसी क्रम में हम बढ़ेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे परजीविता क्या है, पैरासिटिज्म क्या है। तो दोस्तों थोड़ा सा भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो भी अगर ये पेपर में आता है तो उसको यहीं से लिखिएगा। पर मीन्स होता है दूसरे, जीविता माने होता है जीवन यापन करना, अर्थात किसी जीव का किसी दूसरे जीव पे रह करके जीवन यापन करना है, क्या कहलाता है, परजीविता, पैरासिटिज्म कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा आपके सर पे क्या होता है, जूं होता है, और वो जूं एक जीव हो गया, आप भी एक जीव हो गए, तो वह आपके ऊपर क्या है, रह करके अपना जीवन यापन, अपना जीवन चक्र चला रहा है। तो इसका इस प्रकार का जीवन यापन करना क्या कहलाता है, परजीविता कहलाता है। और ऐसे जीव को परजीव कहते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके आंत में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो परजीवी के रूप में रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और कुछ ऐसे निमेटोड्स होते हैं, निमेटोडा संघ के प्राणी होते हैं, जिसमें आपको फीताक्रिम, फैसियोला हिपैटिका, ये सब मानव के आंत में क्या होते हैं, परजीवी के रूप में रह के अपना जीवन चक्र चलाते हैं और मानव को रोग पैदा करने का भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, परजीविता, इट इज एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म। ठीक है, तो अब इसे हाउ टू रिप्रेजेंट, कैसे लिखा जाए, तो ये हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे लिखा जाए।
तो परजीविता को लिख रहे हैं कि वे विषमपोषी जीव, ये विषमपोषी होते हैं, वे विषमपोषी जीव जो किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहकर या रहकर अपना जीवन यापन करते हैं या जीवन चक्र चलाते हैं, कुछ भी कह लीजिए, अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। अर्थात ये पोषद जीव से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो उसे हम परजीव पैरासाइट कहते हैं, ठीक है, पैरासाइट परजीव कहते हैं तथा ऐसे जीवन यापन को परजीविता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? परजीविता कहते हैं, ठीक है, पैरासिटिज्म कहते हैं। परजीविता का मतलब क्या हो गया? पैरासिटिज्म। ओके, तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डिफिनेशन भी आपको ब्लैक बोर्ड पे दिया है, तो वैसे याद रखने के लिए तो मैंने कहा हेडिंग से ही आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार भी आपने पढ़ा है, ध्यान से वीडियो को देखा है, ठीक है। पर मीन्स दूसरे, जीविता माने जीवन यापन करना, यानी जब एक जीव दूसरे जीव पे रह करके उसी से अपना पोषण प्राप्त करके, भोजन प्राप्त करके अपने सारे जीवन चक्र को कंप्लीट करता है, तो दैट इज कॉल्ड द पैरासिटिज्म, अर्थात इसे परजीविता कहते हैं और ऐसे जीव को परजीवी कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखने का प्रयास किया। देखिएगा कि वे विषमपोषी जीव, ठीक है, जो किसी दूसरे जीव पर, ठीक है, किसी दूसरे जीव पर का मतलब यहाँ पर यही होता है, जो किसी दूसरे जीव पे रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। जीवन यापन का मतलब अर्थात ये पोषद जीव से, पोषद माने जिसके ऊपर रह रहे हैं उसे पोषद जीव कहते हैं, ठीक है। जैसे जीव आपके ऊपर रह रहा है तो आप पोषद जीव हो गए, ठीक है। क्या हो गए? हाँ, पोषद जीव हो गए। तो पोषद जीव से अपना पोषण प्राप्त करता है, तो ऐसे जीव को, ठीक है, परजीव कहते हैं, अर्थात उस जीव को परजीव कहते हैं। तथा ऐसे जीवन यापन को हम क्या कहते हैं? ऐसे जीवन यापन को हम परजीविता अर्थात पैरासिटिज्म कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। यहाँ पर आप कह सकते हो एग्जाम्पल में, जैसे जूं का मानव पर जीवन यापन करना, ठीक है, जीवन यापन करना। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कुत्ते पर, ठीक है, और अन्य जानवर पर किलनी भी लग जाते हैं, चीलर भी लग जाते हैं और उनके शरीर पे, उनकी बॉडी से ब्लड को लेकर के अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म होता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पैरासिटिज्म, परजीविता कितने प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपके आंत के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ निमेटोड्स हैं, जैसे केचुआ और स्कैरियोसिस रोग आपने आपको पढ़ाया है कि स्कैरिस मानव की आंत में क्या होता है? परजीवी के रूप में रहता है। निमेटोड में जैसे फीता क्रीम फैसियोला हिपैटिका जिसे कहते हैं, ये भी मानव के शरीर में क्या है? आंत में रहता है, अंदर बॉडी के रहता है और रह करके आंत में, लीवर में, आरबीसी में रह के अपना जीवन यापन करता है, उसी से पोषण प्राप्त करेगा और रोग भी फैलाता है हालांकि। तो ऐसे परजीवी को, परजीवित को वाह या अंतः कहेंगे, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो क्योंकि ये शरीर के अंदर है तो अंतः परजीवी कहलाएंगे। और जैसे जू हो गया, किलनी हो गया, चीलर हो गया, ये शरीर के वाह त्वचा पर, वाह सतह पर हैं, तो ये भी परजीवी काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक परजीवी बॉडी के अंदर रह रहा और दूसरा परजीवी क्या है? आउट ऑफ बॉडी है। तो ये दो तरह के हो गए, एक अंतः और एक वाह हो गया, ठीक है। तो इस तरह से एक्सो और इंडो पैरासाइट ये दो प्रकार के हो गए, ठीक है। तो इन्हीं दोनों प्रकार को विथ एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये दो प्रकार के कैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे, ये आपका गाइस परजीविता आपने पढ़ा, परजीविता के अंतर्गत। अब हम पढ़ते हैं परजीविता के प्रकार, ठीक है। परजीविता के प्रकार पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पैरासिटिज्म, टाइप्स ऑफ
पैरासिटिज्म, ये आपका हो गया क्लियर। ठीक है, परजीविता के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ पैरासिटिज्म। यहाँ पर लिखेंगे ये प्रायः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये प्रायः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, अगर नंबर एक की बात करें, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक की बात करें तो बाह्य परजीवी, ठीक है, या बाह्य परजीविता एक्सो पैरासिटिज्म आप कह सकते हो। ठीक है, क्या कह सकते हैं, एक्सो पैरासिटिज्म कह सकते हैं, ये आपका हो गया। ठीक है, और दूसरे की बात करें हम तो अंतः परजीविता, यहीं पर हम लिखते हैं नंबर एक बाह्य परजीविता। बाह्य परजीविता मीन्स एक्सो पैरासिटिज्म, ओके, और दूसरा है अंतः परजीविता, अंतः परजीविता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंडो पैरासिटिज्म हो गया। ठीक है, क्या हो गया, इंडो पैरासिटिज्म हो गया। तो इस तरह से ये दो प्रकार के होते हैं, बाह्य और अंतः परजीविता, या बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी, ये दो तरह से होता है। तो आइए देखते हैं कि बाह्य परजीविता में क्या होता है। ठीक है, बाह्य परजीविता यानी जब कोई जीव किसी दूसरे पर रहे लेकिन बाह्य सतह पर, बाह्य आवरण पर रहे, बॉडी के इंटरनल अंगों में ना रहे, तो उसे हम बाह्य परजीविता कहते हैं। ठीक है, तो लिखोगे कैसे कि जब कोई जीव किसी अन्य जीव के बाह्य भाग पर, ठीक है, बाह्य भाग पर, जैसे यहाँ लिख दे रहे हैं हम, त्वचा है ना, बाल आदि, ठीक, त्वचा बाल आदि भाग पर रहकर अपना जीवन यापन करता है, अपना जीवन यापन करता है, तो उसे हम बाह्य परजीवी कहते हैं। ठीक है, बाह्य परजीवी कहते हैं तथा बाह्य परजीवी कहते हैं तथा ऐसे जीवन यापन को ठीक है बाह्य परजीविता, ठीक है, बाह्य परजीविता कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि एक्सो पैरासिटिज्म क्या है, बाह्य परजीविता क्या है। जब कोई जीव किसी अन्य जीव के बाह्य भाग जैसे स्किन, हेयर आदि पे रह के अपना जीवन यापन करता है, तो उसे हम बाह्य परजीवी कहते हैं, और ऐसे जीवन यापन को हम क्या कहते हैं रोइस, बाह्य परजीविता कहते हैं। ठीक है, और इसका अगर उदाहरण देना हो तो बेस्ट एग्जाम्पल अब मैंने भी बताया कि बाह्य परजीविता का उदाहरण क्या है, मैंने भी आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, अगर आप ध्यान दीजिए तो मैंने आपको कहा कि इसमें आप जू ले सकते हो, ये देखो दिया है ना, जू का मानव पर जीवन यापन करना, जैसे जू हो गया और चिचड़ी हो गया। चिचड़ी जो कुत्ते पे ऊपर रहती है, ठीक है, कुत्ते पर, चिचड़ी कुत्ते पर, और इसी तरह से किलनी, ठीक है, किलनी जंतुओं पर, ठीक है, कुत्तों में भी रहता है और भैंस व गाय पर भी रहता है। तो ये क्या है, ये शरीर के ऊपर त्वचा पे ही रह करके उनसे जीवन यापन करके अपना काम चलाते हैं। ठीक है, इसे हम बाह्य परजीविता कहते हैं, अर्थात एक्सो पैरासिटिज्म कहते हैं। ठीक है गाइस, तो सभी लोग नोट करें, फिर चलते हैं हम अंतः परजीविता के बारे में डिस्कशन करने। तो आप लोग नोट करो, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने गाइस। अब हम परजीविता में जो दूसरे की बात कर रहे थे, अंतः परजीविता क्या है, तो ये भी आपको रटना नहीं है, यहीं से आप देख रहे हो परजीविता, ऐसा जीव जो दूसरे पर रहे लेकिन कहाँ रहे, अंतः, अंतः माने इन बॉडी, बॉडी के अंदर जो लीवर है, जो आंत है, जो पेट है, ठीक है, जो मनुष्य की आरबीसी है, इन अंगों में रह करके अगर अपना जीवन यापन करता है, तो ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, परजीवी तो कहेंगे लेकिन अंतः परजीवी कहेंगे, अर्थात इंडो पैरासाइट उसे हम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इंडो पैरासाइट का नाम देते हैं गाइस। ठीक है,
तो ये इस तरह से ये हो गया। जैसे एग्जाम्पल देना हो तो मैंने आपको अभी बताया, बार बार कहा कि मानव के आंत में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं कोलन भाग में, वहीं पे रह के अपना जीवन यापन कर रहे हैं और मानव के आंत से ही पोषण प्राप्त करते हैं। साथ में लीवर फ्लूक मनुष्य के यकृत में भी रह के क्या करता है, जीवन यापन करता है और रोग भी फैलाने का काम करता है। और इसी तरह से स्कैरियोसिस, रोग फैलाने वाला स्कैरिस, जो मानव के आंत में रह करके क्या करता है, जीवन यापन करता है और उसमें रोग फैलाने का भी कार्य करता है। तो ये क्या है, बॉडी के आंतरिक अंगों में पाकर जीवन यापन कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, बोलिए अंतःपरजीवी कहेंगे। और ऐसे जीवन यापन को अंतःपरजीविता कहते हैं। ठीक है, कैसे लिखा जाए तो आइए देखते हैं हम लोग कि जब, ठीक है, जब कोई जीव किसी अन्य जीव पर, किसी अन्य जीव के आंतरिक भागों में, जैसे लीवर, ठीक है, लीवर आंत और लीवर आंत पेट, आरबीसी आदि, ठीक है, आदि में रहकर अपना जीवन यापन करता है, आदि में रह करके अपना जीवन यापन करता है, तो उसे हम अंतः परजीवी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अंतः परजीवी कहते हैं तथा अंतःपरजीवी कहते हैं तथा ऐसे जीवन यापन को, यहाँ ऐसे रहेगा, ऐसे जीवन यापन को अंतःपरजीविता कहते हैं। ठीक है, अंतःपरजीविता कहते हैं गाइस। ठीक है, ये परजीविता है, यहाँ थोड़ा सा हो गया, क्या है, अंतःपरजीविता कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जब कोई जीव किसी अन्य जीव के आंतरिक भागों में, जैसे लीवर हो गया, आंत हो गया, पेट हो गया, आरबीसी हो गई, आदि में रह करके अपना जीवन यापन करता है, तो उसे हम अंतःपरजीवी कहते हैं। देखो यहाँ लिखा ना, कोई जीव, तो ऐसे जीव को अंतःपरजीवी कहते हैं। और ऐसे जीव का जीवन यापन जो होता है, लाइफ साइकिल होती है, उसे हम अंतःपरजीविता कहते हैं, इंडो पैरासिटिज्म कहते हैं। ठीक है, इंडो पैरासिटिज्म कहते हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया। एग्जाम्पल देना हो तो मैंने अभी कई एग्जाम्पल आपको बताए हैं कि उदाहरण लिखना हो तो यहाँ हम उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे निमेटोड संघ का प्राणी स्कैरिस जीव मानव के आंत्र में परजीवी, ठीक है, मतलब अंतःपरजीवी कह सकते हो, अंतःपरजीवी के रूप में, ठीक है, जीवन यापन करता है, जीवन यापन करता है गाइस। ठीक है, ये हो गया, ये पहला एग्जांपल हो गया। और देना चाहो तो और भी कुछ विशेष जीवाणु, कुछ विशेष जीवाणु मानव के बड़ी आंत के कोलन भाग में, ठीक है, ये जो कोलन भाग है बेटा, ये बड़ी आंत का एक भाग है, उसी को कोलन भाग कहते हैं। तो कोलन भाग में परजीवी के रूप में, ठीक है, रहकर, परजीवी के रूप में रहकर जीवन यापन करते हैं। तो ये स्कैरिस, कुछ जीवाणु, लीवर फ्लूक एंड सो ऑन, ये किसके उदाहरण है गाइस, ये सीधा सीधा अंतःपरजीवी के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर और देखेंगे कि वहाँ पर, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और परजीविता के बाद एक लास्ट हेडिंग अंतःक्रिया के अंतर्गत है। ठीक है, अंतःक्रिया के अंतर्गत ही लास्ट हेडिंग पढ़ेंगे एमेंसेलिज्म क्या है। ठीक है, अब हम एमेंसेलिज्म के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एमेंसेलिज्म किसे कहते हैं। ठीक है, ये कुछ हद तक अगर देखा जाए
तो एमन सैलेज में विरोधी, जो भी पिछले वीडियो में आपने हेडिंग पढ़ा ना पर विरोधी, तो उसी से कुछ रिलेटेड है थोड़ा बहुत। तो आइए देखते हैं क्या कि जब वातावरण में किसी जीव की वृद्धि को, ठीक है, किसी इन्वायरमेंट में, किसी क्षेत्र में किसी जीव की वृद्धि को कुछ रासायनिक पदार्थों के स्राव द्वारा, कुछ रासायनिक पदार्थों के श्रावण द्वारा वहाँ जीवों की वृद्धि को क्या किया जाए, रोका जा सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, एमन सैलेज में कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ कीड़े होते हैं, किसी एक एरिया में विशेष रूप से अगर डेवलप कर जा रहे हैं, तो कोई ऐसा प्लांट हो जिसे लगा दें, तो उस प्लांट द्वारा कुछ ऐसा रासायनिक पदार्थ का श्रावण हो जिसकी वजह से वहाँ के आसपास के वातावरण में कीड़े ना आए, कीड़ों का विकास, डेवलपमेंट ना हो उस पदार्थ के श्रावण के कारण। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, एमन सैलेज में कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल भी गाइज यहाँ पर हमने दिया है, आप देख सकते हो कि गेंदा मृदा में, ठीक है, गेंदा मृदा में, जो गेंदा होता है वो मृदा में कुछ रासायनिक पदार्थों का श्रावण कर देता है और उसी रासायनिक पदार्थों के श्रावण के कारण सूक्ष्म कृमि, निमेटोड संघ के जो कृमि होते हैं, कीड़े होते हैं, और अन्य जो कृमियाँ होती हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है। अर्थात ये वहाँ के क्षेत्रों में, वहाँ की मृदा में डेवलप नहीं होते हैं जहाँ गेंदा होता है, क्योंकि यह रासायनिक पदार्थों का श्रावण कर देती है और उस पदार्थों के प्रभाव से वहाँ पर कोई जीव क्या होता है, डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस घटना को, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, एमन सैलेज में कहते हैं। ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है एमन सैलेज में कि जब किसी रासायनिक पदार्थ के श्रावण द्वारा कोई सूक्ष्म जीव या कृमि का वृद्धि रुक जाए, तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, एमन सैलेज में कहते हैं। और एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर गाइस। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं आपको अपमार्जक के रूप में बताने कि अपमार्जक क्या होते हैं। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा अपमार्जक, डिटर्जेंट, बट यहाँ बायोलॉजी में भी एक प्रकार का डिटर्जेंट अपमार्जक होता है। किसे कहते हैं अपमार्जक और क्यों कहते हैं, ये हम क्लियर करेंगे, तो इन्हें आप नोट करिए। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। तो गाइस, जो हम बात कर रहे थे कि अब हम अपमार्जक अथवा मृतोपजीवी के बारे में बात करेंगे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी टिप्पणी आपके एग्जाम में पूछा जाना है। और साथ साथ 1 नंबर का क्वेश्चन आपके टेट, सुपर टेट और अन्य कंपटीशन में भी दिया जाता है कि निम्न में से अपमार्जक कौन सा है। ठीक है, तो अपमार्जक मीन्स होता क्या है, अपमार्जक मीन्स होता है दोस्तों कि ऐसा पदार्थ जो गंदगी को साफ करे, खत्म करे, ठीक है, उसे अपमार्जक कहते हैं केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर आप सपोज करिए कोई एनिमल्स डेड हो गया, कोई भैंस मर गई, कोई जानवर मर गया, तो उसे हम ऐसे ही फेंक देते हैं कहीं पर, तो उसमें क्या होते हैं, जो गिद्ध होते हैं, जो कौवे होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके मांस को धीरे धीरे 2-4 दिन में करके खा के ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से वहाँ के क्षेत्र में क्या होता है, गंदगी दूर हो जाती है। तो गिद्ध को भी बायोलॉजिकल एंगल से देखा जाए, ये सोडा साबुन की बात केमिस्ट्री में नहीं हो रही, ठीक है, वो भी अपमार्जक है, लेकिन वो केमिस्ट्री के हैं, केमिकल एंगल, यहाँ बायोलॉजिकल एंगल को डेवलप करेगा एंगल को, तो यहाँ पर गिद्ध अपमार्जक का कार्य करता है। अगर ऑब्जेक्शन में है, ऑब्जेक्टिव में गिद्ध है तो आप गिद्ध लगाइएगा, वरना कवक भी लगा सकते हो, क्योंकि कवक भी क्या होते हैं, ये भी सड़े गले और मृत पदार्थों पर उग करके ही उसको ही खा के अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए उससे भी हम क्या कर सकते हैं, अपमार्जक अर्थात मृतोपजीवी। अपमार्जक को इंग्लिश में एस्केवेंजर कहते हैं और मृतोपजीवी को सेप्रोफाइटिक या सेप्रोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि वे जीव जो मृत पदार्थों पर, ठीक है, मृत पदार्थों पर रहकर या उग कर कह सकते हो, रह करके अपना जीवन यापन या पोषण कह सकते हो, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें हम अपमार्जक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उन्हें हम अपमार्जक कहते हैं या मृतोपजीवी कहते हैं। ठीक है, मृतोपजीवी कहते हैं, ये गलत हो गया है, मृतोपजीवी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर लिखा ना मृतोपजीवी, मृत पर
जीवी यानी ऐसे जीव जो मृतोप हो, मृत और सड़े गले पदार्थों पर रह करके उग करके अपना जीवन यापन करें, उसे हम क्या कहते हैं, मृतोप जीवी या अपमार्जक। जैसे आपको पता होगा कि सड़े गले पदार्थों पर कवक फंगल होता है, जैसे कुकुरमुत्ता हो गया, मशरूम हो गया, तो ये सब क्या है, एक प्रकार के कवक हैं, ये मृतोप जीवी हैं, मृत और सड़े गले पदार्थों पर उग कर ही अपना जीवन यापन करते हैं। इसीलिए कवक क्या है, एक प्रकार का मृतोप जीवी है, अर्थात अपमार्जक का कार्य करता, और गिद्ध भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है, तो अगर हम उदाहरण दें तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जैसे गिद्ध और कवक, ठीक है, कवक आदि, ये आप पे क्या हो गए, बोलिए, अपमार्जक का कार्य करते गाइस, ठीक है। तो ये आप लगभग आपका चैप्टर खत्म हो गया गाइस। अब मिलते हैं कल के वीडियो में, इस चैप्टर से जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन आंसर को हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और साथ में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।